हमसफ़र पार्ट 1 की स्टोरी में अभी तक आपने सुना था कि शादी में बस चंद दिन ही बचे थे। तब राहुल ने पूजा को बताया था कि वह एचआईवी पॉजिटिव है। एड्स से ग्रसित वह धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। 2 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट के बाद इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से उसे संक्रमित खून चढ़ा दिया गया था। पूजा राहुल को आश्वासन देती है कि वह सब असलियत जानकर भी शादी कर उसकी हमसफ़र ज़रूर बनेगी, और साथ ही राहुल से वचन लेती है कि वह अपनी बीमारी को घर वालों से राज रखेगी। राहुल के यह कहने पर कि बीमारी को लोगों से छिपाना आसान नहीं होगा, तो पूजा का जवाब था कि शादी के बाद वह सब देखना मेरा काम होगा। लोगों को क्या जवाब देना है यह भी मैं ही देखूंगी। 1 सप्ताह बाद दोनों की शादी हो जाती है। इस शादी के पीछे का भयानक सच उन दोनों के अलावा शादी में शामिल कोई भी तीसरा नहीं जानता था। अग्नि के फेरे लेते हुए दोनों के मस्तिष्क में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वह चेहरे से एकदम सामान्य दिख रहे थे। अब आगे पूजा की डोली ससुराल आई। ससुराल में आते ही पूजा औरतों में घिर गई थी। शादी के बाद की रस्में जो पूरी की जानी थी। शादी के बाद राहुल और पूजा के पहले इम्तिहान की घड़ी सुहाग रात थी। रस्मों के पूरा होने के बाद हंसी ठिठोली करती पूजा की ननद रेखा और उसकी कुछ सहेलियों ने उन दोनों को सुहागरात वाले कमरे में अंदर धकेल दिया था। अकेले पड़ते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा। सुहागरात का अर्थ दोनों ही समझते थे, मगर उन दोनों को इस बात का भी एहसास था कि वह आम पति पत्नियों जैसे नहीं थे। सुहाग सेज पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। इन पंखुड़ियों को सुबह तक वैसे ही रहना था, क्योंकि जिस उद्देश्य से उनको सेज पर बिखेरा गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति उनके लिए वर्जित था। तुमने शादी करके अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। अपनी कसमकस के बीच खाली खाली उदास नज़रों से पूजा को देखते हुए राहुल ने कहा, लेकिन मुझको अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं। पूजा ने कहा, क्या इस सुहागरात का हमारे लिए कोई मतलब है? क्यों नहीं है? क्या एक दंपति के संपूर्ण जीवन का आधार केवल यही है? क्या इसके बगैर स्त्री पुरुष के विवाहित संबंधों का कोई अर्थ नहीं रह जाता? मैं इसको नहीं मानती। यह पति पत्नी के रिश्ते का एक हिस्सा है। इसके बिना भी रिश्तों को निभाया जा सकता है, क्योंकि इससे ही संपूर्ण रिश्ता नहीं बनता। जैसे शरीर के किसी एक अंग को अलग कर देने से इंसान मर नहीं जाता, उसी तरह पति पत्नी के रिश्तों में से इसको अलग करने से रिश्तों की मौत भी नहीं होती। हम दोनों तो सच को जानते हुए ही इस रिश्ते में बंधे हैं। सेक्स संपर्क के बगैर भी हम इस रात को आनंदमय बनाएंगे। यह हम दोनों के लिए ही पहली परीक्षा है, और हमें बिना किसी भय और निराशा के इस परीक्षा की अग्नि में से तपकर बाहर निकलना ही होगा। यह कहते हुए शादी के लाल जोड़े में लिपटी हुई पूजा ने एड्स से पीड़ित अपने पति का सिर अपने सीने पर रख लिया। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर जरा सा भी डर और घबराहट न थी। मन को जिस आनंद की अनुभूति हो रही थी, वह शरीर के आनंद से कम नहीं था। सुहाग रात पर उन दोनों ने एक दूसरे से बहुत सी बातें करते हुए बिता दी। पति पत्नी के बजाय एक दोस्त की तरह उनको एक दूसरे को अधिक जानने का मौका मिला। पूजा राहुल के मस्तिष्क को मृत्यु भय से मुक्त करके उसके भीतर एक नया विश्वास जगाने में सफल रही। सुबह की किरण फूटने से कुछ देर पहले ही दोनों की आंख लग गई। पूजा की आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। रोशनी काफ़ी फैल चुकी थी। राहुल अभी भी सो रहा था। पूजा दर्पण के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। उसका दुल्हन वाला मेकअप वैसे का वैसे ही था। वस्त्रों पर सलवटें भी नहीं आई थी। कलाइयों में पड़ी कांच की चूड़ियां भी वैसी की वैसी ही थी। कमरे के अंदर क्या हुआ था, वह उन दोनों के बीच का राज था।
मगर सबको ऐसा लगना तो चाहिए कि उन्होंने सुहागरात मनाई थी। यह सोचकर पूजा ने पहले अपने बंधे हुए जूड़ों को खोला और फिर उसको बेहतरीन से दोबारा बांधा। होठों की लिपस्टिक की गाढ़ी लाल रंगत को फीका करने के लिए इस तरह से उसको साफ किया कि वह थोड़ी सी होठों के इर्द गिर्द बिखर जाए। अपनी दोनों कलाइयों में पड़ी कांच की कुछ चूड़ियों को अपनी उंगलियों के दबाव से चटक कर तोड़ डाला। ऐसा करते वक्त एक चूड़ी का तीखा कांच उसकी कलाई में चुभ भी गया। पूजा ने टूटी कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को बिस्तर पर बिखेर दिया। इतना ही नहीं, बिस्तर पर बिखरी फूलों की पत्तियों को भी उसने हथेली से मसल डाला। सब तरह से संतुष्ट होने के बाद पूजा कमरे का बंद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। कमरे के बाहर पूजा का सबसे पहले सामना अपनी ननद रश्मि से हुआ। रश्मि की आंखों में अर्थ भरी शरारत थी, जो कि रिश्ते के हिसाब से स्वाभाविक थी। गुड मॉर्निंग भाभी, रश्मि ने कहा। आपकी आंखें गुलाबी हो रही है, लगता है भैया ने काफ़ी परेशान किया रात को। ननद रश्मि के ऐसा कहने पर पूजा ने पहले तो लजाने का नाटक किया, फिर प्यार से उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाती हुई बोली, चुप, बच्चे इस तरह के सवाल नहीं पूछते। ननद रश्मि के साथ ही पूजा अपने सास ससुर के कमरे में पहुंची और अपने सिर को साड़ी के पल्लू से ढकते हुए बारी बारी से उन दोनों के पांव छुए। पांव छूने पर आशीर्वाद देती हुई पूजा की सास शकुंतला ने उसको अपने सीने से लगा लिया और बोली, सुहागवती रहो बहू, जल्दी ही तुम्हारी गोद भरे और मैं पोते की खुशी देखूं। शादी के बाद दिन आगे को सरकने लगे। बीतने वाला हर लम्हा जैसे कीमती था। राहुल के जीवन की डोर हर बीतते हुए लम्हे के साथ छोटी हो रही थी। पूजा बीतते हर लम्हे को इतने सुख और खुशियों से भर देना चाहती थी कि आने वाली मौत की आहट राहुल को सुनाई न दे। शारीरिक सुख के अलावा एक अच्छी पत्नी के रूप में जीवन के सारे सुख पूजा राहुल को देना चाहती थी। वह उसकी इतनी सेवा करना चाहती थी कि बाद में किसी बात पर पछतावा न पड़े। पूजा की सेवा और समर्पण के भाव को राहुल खामोशी से देखता और कहता, मेरी जिंदगी का सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं, इसमें हम सफ़र बनते हुए गलती से भी मुझसे मोह मत कर बैठना, वरना बाद में बड़ी तकलीफ़ होगी। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और आगे क्या होने वाला है, किंतु इस तरह की बातें करके मुझको कमज़ोर मत बनाओ राहुल। शादी के 5 माह बाद अचानक ही राहुल की सेहत तेजी से गिरनी शुरू हो गई। राहुल का वजन कम हो रहा था, उसके चेहरे की जर्दी बढ़ रही थी और यह देखकर घर के लोग परेशान थे। राहुल की सेहत लगातार खराब हो रही थी। बहू, पता नहीं क्या बात है, वह काफ़ी लापरवाह किस्म का इंसान है, तुम ही उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखलाओ। आखिर एक दिन सास शकुंतला ने पूजा को कह ही दिया। उसके कहने के अंदाज से पता चलता था कि वह बेटे की गिरती सेहत को स्त्री पुरुष के सेक्स संबंधों से जोड़कर देख रही थी। पूजा को इससे हैरानी नहीं हुई थी। वह जानती थी कि राहुल की गिरती सेहत को देखकर लोग ऐसा ही सोच सकते हैं। अब किसी को क्या मालूम, अधिक सेक्स तो एक तरफ, उनमें तो सेक्स संबंध बना भी नहीं था। अपने सारे मनोभावों को छिपाते हुए पूजा ने सास से कहा, आप ठीक कह रही हैं माँ जी, मैं कल ही इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखलाने ले जाऊंगी। अगले दिन राहुल को साथ लेकर किसी डॉक्टर के पास जाने का दिखावा करती हुई पूजा घर से बाहर निकली, किंतु किसी डॉक्टर के यहाँ जाने के बजाय उन्होंने 2-3 घंटे एक मॉल में बिताए। थकावट होने पर उन दोनों ने मॉल के रेस्तरां में बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी और साथ में हल्का सा फास्ट फूड भी लिया। रेस्तरां में बैठे थकी थकी आंखों से पूजा को देखते हुए राहुल ने कहा, हम जो कर रहे हैं क्या वह अपनों के साथ धोखा नहीं?
नहीं, मैं नहीं मानती कि हम किसी को कोई धोखा दे रहे हैं, पूजा ने जवाब दिया। एड्स से रोजाना दुनिया में सैकड़ों लोग मरते हैं। अगर मैं भी मर जाऊंगा तो कौन सी अनोखी बात होगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरी बीमारी को छिपाकर क्यों रखना चाहती हो। एकदम से मेरी मौत के सदमे को झेलने से बेहतर होगा कि हकीकत को जानकर माँ, बाबूजी, रश्मि और दूसरे लोग मेरी मौत के सदमे को झेलने के लिए खुद को पहले से ही तैयार कर लें, राहुल ने भारी आवाज़ में कहा। मैं भी ऐसा ही चाहूँगी, मगर तुमको एड्स है, मैं ऐसा कभी जाहिर नहीं होने दूंगी। ऐसी दूसरी लाइलाज बीमारी भी तो है जिनसे इंसान की मौत यकीनी होती है, जैसे कैंसर। किंतु कैंसर की मौत एड्स से होने वाली मौत से कहीं अधिक सम्मानजनक है। कैंसर डरावना है और एड्स बदनाम। एड्स के बारे में लोगों में अनेक गलत फहमियाँ हैं, इसलिए कैंसर से तो केवल इंसान मरता है, लेकिन एड्स से मरने वाले इंसान के परिवार की उसके साथ ही सामाजिक मौत हो जाती है। एड्स से मरने वाले इंसान के परिवार को लोग शक और घृणा की नज़रों से देखते हुए एक तरह से उनका सामाजिक बहिष्कार कर देते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे बाद तुम्हारे अपनों के साथ कुछ ऐसा हो। एक एड्स संक्रामक व्यक्ति की पत्नी होने के कारण समाज में मेरी क्या स्थिति होगी, इसकी शायद तुम ठीक से कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे विवाहित जीवन के अंदरूनी सच को दुनिया तो नहीं जानती। मैं एक शापित जीवन बिताऊं, ऐसा तो तुम भी नहीं चाहोगे, राहुल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूजा ने कहा। राहुल को समझ में आने लगा था कि पूजा उसकी बीमारी को किन कारणों से छिपाकर रखना चाहती थी। उसकी सोच में केवल आज नहीं, आने वाला कल भी था। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, राहुल अंदर से टूट रहा था। अपने प्यार से पूजा टूट रहे राहुल को सहारा देने की कोशिश करती। डॉक्टर को दिखलाने की बात कहकर पूजा राहुल को साथ लेकर घर से बाहर जाती। किसी पार्क या रेस्तरां में 2-3 घंटे बिताकर दोनों वापस आ जाते। राहुल एड्स की दवाएं ले रहा था, मगर वे बेअसर हो रही थी। ऐसी स्थिति बन रही थी कि पूजा को लग रहा था कि उसको राहुल की बीमारी को लेकर एक और झूठ बोलना ही होगा। एक रोज़ माँ जी ने पूजा को हाथ से पकड़ अपने पास बिठा लिया और बोली, राहुल की यह कैसी बीमारी है बहू, जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। तुम ज़रूर मुझसे कुछ छिपा रही हो। मुझको किसी धोखे में मत रखो। मैं राहुल की बीमारी का सच जानना चाहती हूँ। मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती माँ जी, लेकिन सच बड़ा ही निर्मम और कठोर है। आप सुन नहीं सकेंगी। आपके बेटे को कैंसर है। हिम्मत करके पूजा को जो कहना था उसने कह दिया। उसके शब्द जैसे बम बनकर माँ जी के सिर पर फूटे। सदमे में अपना माथा पकड़ते हुए वह सोफे पर लुढ़क सी गई। उधर सच को छिपाने के लिए पूजा ने जो झूठ बोला, उसका चेहरा छिपाए गए सच से कम डरावना नहीं था। पूजा के द्वारा राहुल की बीमारी को कैंसर बतलाने के बाद घर का सारा माहौल ही गमगीन और मातमी हो गया था। माँ जी, बाबूजी और रश्मि की आंखों में से बहने वाले आंसू जैसे थम नहीं रहे थे। कोई ठीक से खा नहीं रहा था। कैंसर का भी दूसरा नाम मौत ही तो था। जब मौत का पहरा बैठ गया तो किसी को चैन कैसे आ सकता था। अंत शायद बहुत करीब था। राहुल का शरीर इतना कमज़ोर हो गया था कि कई बार बाथरूम तक जाने के लिए उसे पूजा के सहारे की ज़रूरत पड़ती। पूजा किसी तरह भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। हालांकि राहुल की बातें कभी कभी उसको कमज़ोर करने की कोशिश ज़रूर करती थी। माँ जी और बाबूजी बेटे की हालत देखकर किसी अस्पताल में दाखिल कराने की बातें करते, लेकिन पूजा इससे मना कर देती। इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कैंसर अपने अंतिम स्टेज पे है। अस्पताल में रेडियोथेरेपी से इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा कष्टपूर्ण हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं चाहती, पूजा उनसे कहती।
राहुल की अंदर को धंसती निस्तेज आंखें और पीला चेहरा खामोश जबान में बतलाने लगे थे कि उसके जीवन की टिमटिमाती लो किसी भी घड़ी बुझ सकती थी। एक रात अचानक राहुल ने पूजा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए वे शब्द कहे तो पूजा को लगा वह घड़ी कुछ फासले पर ही है। शायद मेरा वक्त आ गया है मेरे हमसफ़र, मेरी ज़िंदगी के उदास सफ़र में हमसफ़र बनने के लिए शुक्रिया। दुनिया और समाज कुछ भी समझे, मगर हम दोनों जानते हैं कि हमारे बीच में पति पत्नी नहीं, दो इंसानों का रिश्ता है। इसलिए मेरे मरने के बाद कभी अपने आप को विधवा मत बनाना। अपने लिए जो भी विकल्प ठीक लगे उसी को चुनना। राहुल के उक्त शब्द पूजा के मर्म को चीर गए। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला था। राहुल ने पूजा के कमरे की खिड़की खोलने का अनुरोध किया और यह भी कहा कि वह उसके पास बैठी रहे। खिड़की के बाहर चांद चमक रहा था। रात ढल रही थी। राहुल की बेचैनी भी लगातार बढ़ रही थी। पूजा हौसला देने वाले अंदाज से बातचीत में उसके ललाट पर अपना हाथ देती थी। डॉक्टर के बताए अनुसार उसने राहुल को दवा दी तो उसने आंखें बंद कर ली। बैठे बैठे ही न जाने कब पूजा को कुछ मिनटों के लिए नींद की झपकी आ गई। झपकी जब टूटी तो सब खत्म हो चुका था। राहुल की खुली आंखें पथरा चुकी थी। राहुल इस दुनिया से जा चुका था और पूजा की लाइफ वीरान हो चुकी थी। दोस्तों, आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी का पहला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज़रूर सुने। हमसफ़र स्टोरी। दोस्तों, आपकी इस स्टोरी को लेकर क्या राय है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना।